नमस्कार। बोधि टेक्निकल में आपका स्वागत है। आज हम लोग जो चैप्टर शुरू करने वाले हैं वो है डीसी मोटर का सीरीज नंबर 1। आज हम लोग जो टॉपिक करेंगे वो है डीसी मोटर, उसका सीरीज नंबर 1 करने वाले हैं। इस सीरीज में हम लोग जो करेंगे वो टॉपिक है डीसी मोटर का कार्य सिद्धांत और फ्लेमिंग का बाएं हस्त का नियम। ठीक है। बाएं हस्त का नियम इसलिए लेना जरूरी है कि डीसी मोटर जो होता है ना बाएं हस्त नियम पर कार्य करता है। बाकी हम क्या करेंगे, फ्लेमिंग दाएं हस्त नियम और बाएं हस्त नियम का एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे जिसमें हम विस्तार से समझाने की कोशिश करेंगे कि दाएं हस्त नियम क्या होता है, बाएं हस्त नियम क्या होता है। लेकिन यहाँ पे जो हम सिर्फ बात करने वाले हैं फ्लेमिंग का बाएं हस्त नियम का बात करने वाले हैं। ठीक है। तो चलिए आज शुरू करते हैं आज का प्रश्न से। ये जो सीरीज है शुरू करते हैं आज का प्रश्न से। आज का प्रश्न है डीसी मोटर डीसी मोटर फ्लेमिंग के किस नियम पर कार्य करता है। ठीक है। दाएं नियम पर कार्य करता है या बाएं नियम पे। ठीक है। अगर का आंसर आता है तो ठीक है, अगर नहीं भी आता है तो आप इस वीडियो पर बने रहें, हम इसका जवाब देने वाले हैं। अगर आता है तो आप कमेंट बॉक्स में इसको लिख सकते हैं। ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और बोधि टेक्निकल ऐप जो है गूगल प्ले स्टोर से जाकर के आप डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है। चलिए वीडियो को हम शुरू करते हैं। शुरू करने में हम पहले सबसे पहले पॉइंट जो हम समझते हैं वो है कि डीसी मोटर जो होता है, डीसी मोटर क्या करता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में बदलता है। बेसिकली क्या होता है कि इसमें हम लोग क्या करते हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो हमारा इनपुट होता है, इनपुट हम यहाँ पे देते हैं इसको। इनपुट क्या होता है इसमें, इनपुट होता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी। और जो आउटपुट होता है देखिए यहाँ पे ये क्या होता है, ये आर सॉफ्ट होता है और आउटपुट हमको यहाँ पे मिलता है, मतलब आउटपुट जो मिलता है वो मैकेनिकल एनर्जी मिलता है। ठीक है। तो डीसी मोटर से आपको कभी भी सवाल पूछा जाए कि डीसी मोटर किसको किस में बदलता है, किस एनर्जी को किस एनर्जी में बदलता है, तो ये क्या करता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी लेकर के मैकेनिकल एनर्जी में ये बदलता है। ठीक है। अब इसका हम कार्य सिद्धांत समझना है, फ्लेमिंग का राइट हैंड लेफ्ट हैंड रूल समझना है। ठीक है। तो सबसे पहले हम इसको शुरू करते हैं लेफ्ट हैंड रूल से। ठीक है। क्योंकि लेफ्ट हैंड जब आप रूल समझ लेंगे तो इसका कार्य प्रणाली समझना आसान हो जाएगा, वर्किंग प्रिंसिपल समझना आसान हो जाएगा। तो इसमें जो इस नियम का आधार पर होता है ये बोला जाता है कि देखिए मान लीजिए कोई मैग्नेट है। ठीक है। तो समझते हैं फिगर से ज्यादा बेहतर रहेगा। मैग्नेट है, मैग्नेट का दो पोल होता है, एक एस होता है एक ओएन होता है। ये मैग्नेट क्या करेगा, मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न करेगा। ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होता है, नॉर्थ से साउथ होता है। तो इसमें बोला गया कि इस मैग्नेटिक फील्ड में, ये जो मैग्नेट है इसका मैग्नेटिक फील्ड में किसी भी कंडक्टर को, किसी भी कंडक्टर को रखा जाता है। अगर वो कंडक्टर करंट ले जा रहा है, क्या ले जा रहा है, करंट अगर ले जा रहा है, तो ये दोनों के जो मतलब संयोजन बनेगा, उसके कारण क्या होता है ना, इस कंडक्टर पे एक फोर्स डेवलप होगा। क्या डेवलप होगा, फोर्स डेवलप होगा। ठीक है। क्या फिर से समझिएगा कि किसी भी मैग्नेटिक फील्ड में कोई विद्युत धारा ले जाने वाले चालक को अगर रखा जाता है तो चालक पे फोर्स डेवलप होता है। क्या होता है, कौन सा नियम से पता चलता है, ये चलता है फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल से। ठीक है। फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल से क्या कहता है, कहता है यह है कि किसी भी मैग्नेटिक फील्ड में कोई भी अगर चालक जो विद्युत धारा ले जा रहा है अगर उसको रखा जाता है, स्थापित किया जाता है, तो दोनों का परस्पर संयोग से कंडक्टर पे, चालक पे, जो कंडक्टर हम यहाँ पे लिख रहे हैं ए और बी जो है हमारा कंडक्टर है, उस पे एक फोर्स डेवलप हो जाता है। ठीक है। किसे पता चलता है, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल से। इससे एक चीज और पता चलता है कि जो फोर्स होता है ना उसका डायरेक्शन भी पता चलता है कि उसका डायरेक्शन क्या होता है। ठीक है। तो डायरेक्शन ज्ञात करने के लिए क्या इसमें नियम बताया गया है कि अगर आपने बाएं हाथ का उंगली को, अगर 3 उंगली है जो आपका अंगूठा है, तर्जनी और मध्यमा को, उसको आपको इस प्रकार फैलाना है कि तीनों के बीच में 90 डिग्री हो। देखिए इसमें क्या है, तीनों के बीच में 90 डिग्री है। ठीक है। तो अगर मान लीजिए तर्जनी जो है, तर्जनी आपको अगर बी जो है ना, ये
फ्लक्स बता रहा है, फ्लक्स का डायरेक्शन बता रहा है। और अगर ये करंट का डायरेक्शन बताता है, ये अगर करंट का डायरेक्शन बताता है, आई का डायरेक्शन बताता है, तो ये जो अंगूठा है ना, अंगूठा, वो इस पे ये जो चालक था, यहाँ पे ऐसे समझिएगा, ये जो चालक है, ये चालक पे लगने वाला बल का डायरेक्शन बताएगा। ठीक है, ये अंगूठा क्या बताएगा? चालक पे लगने वाला बल बताएगा। ठीक है, मतलब बाएं हस्त को नियम को ऐसे आप बाएं हाथ को इस प्रकार से फैलाना है कि अंगूठा, मध्यमा और तर्जनी 90 डिग्री में हो, आपस में 90 डिग्री में हो। अगर तर्जनी, तर्जनी कौन सा हमारा हुआ? ये वाला हुआ। अगर ये फ्लक्स का डायरेक्शन बताता है और मध्यमा अगर करंट का डायरेक्शन बताता है, तो अंगूठा जो होगा ना, वो बताएगा क्या? ए, इस कंडक्टर पे लगने वाला बल का डायरेक्शन। ठीक है, इसमें क्या पता चला? दो चीज, फ्लेमिंग मतलब फ्लेमिंग का नियम से पता चला कि अगर किसी भी मैग्नेटिक फील्ड में किसी भी करंट ले जाने में वाले कंडक्टर को रखा जाता है, तो इस पे क्या डेवलप हो जाता है? फोर्स। दूसरा क्या पता चला कि इस फोर्स का डायरेक्शन क्या होगा, दिशा क्या होगा, वो पता चला। ठीक है, अब इसमें थोड़ा सा एक समझ लीजिए कि ये जो बी बी लिखा हुआ है ना, बी होता है फ्लक्स, बी जो होता है फ्लक्स डेंसिटी को बी से सूचित किया जाता है, तो कंफ्यूज नहीं होना है। फ्लक्स डेंसिटी को किससे सूचित किया जाता है? बी से सूचित किया जाता है। तो हम बी लिख करके कहीं फ्लक्स भी 5 लिखा हुआ रहता है और कहीं फ्लक्स लिखा हुआ रहता है, तो इसमें कंफ्यूजन आपको नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो चलिए अब हम इसका समझते हैं, इस कार्य प्रणाली समझते हैं कि ये कार्य कैसे करता है। मान लीजिए अब फ्लेमिंग नियम से हमको पता चल गया कि फोर्स डेवलप हो जाता है कंडक्टर पे। ठीक है, और उसका दिशा भी हमको पता चल गया। अब इसका जो कार्य प्रणाली है, इसको हम कार्य प्रणाली समझने का कोशिश करते हैं। देखिए, जैसा कि फिगर में दिख रहा है कि ये क्या है? डीसी सप्लाई दिया गया है। हम जब डीसी जनरेटर की बात कर रहे हैं, तो इनपुट में जो दिया जाएगा डीसी सप्लाई ही दिया जाएगा, ध्यान रखिएगा, क्योंकि हम डीसी जनरेटर की हम लोग बात कर रहे हैं। तो इनपुट में क्या यहाँ पे दिया जाएगा? डीसी सप्लाई दिया जाएगा। जब डीसी सप्लाई आप देते हैं, तो देखिए ये जो है ना, ये दो भाग में दिख रहा है, एक भाग ये है और एक भाग ये है। ये क्या है? ये कम्यूटेटर का है, कम्यूटेटर सेगमेंट का है, इसको बोला जाता है कम्यूटेटर सेगमेंट। जब इसका हम का पार्ट पढ़ेंगे ना डीसी मोटर का, तो पढ़ेंगे कम्यूटेटर सेगमेंट है और कम्यूटेटर सेगमेंट क्या होता है, और बाकी हम पार्ट्स के डिटेल्स पढ़ेंगे। अभी समझिएगा कम्यूटेटर का दो पार्ट है जिसको कम्यूटेटर सेगमेंट बोला जाता है। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या किए? सप्लाई दिए। कौन सा सप्लाई दिए? डीसी सप्लाई। जब डीसी सप्लाई आप देंगे, ये करंट क्या होगा? करंट जाएगा, ये पॉजिटिव है इसका और ये नेगेटिव है। करंट क्या यहाँ से जाता है? पॉजिटिव से होकर के नेगेटिव की ओर जाता है। तो देखिए यहाँ से ऐसे करंट चलेगा, मेरा पेन का डायरेक्शन समझिएगा। देखिए ऐसे, ये चालक है, ठीक है, ये चालक है, ठीक है, नेगेटिव तरफ। और ये क्या है? इसका मैग्नेटिक फील्ड है। ये क्या है? मोटर का मैग्नेटिक फील्ड है, जो कि एक एन है और दूसरा एस है। अब देखिए फ्लेमिंग के नियम में क्या क्या था कि तीन चीज था। एक था बी, जिसको हम लोग क्या, इसको फाई भी बोला जाता है, फ्लक्स बोला जाता है। एक था आई, आई कहाँ फ्लो हो रहा था? कंडक्टर में। तो तीसरा चीज उत्पन्न हो रहा था, वो हो रहा था फोर्स। फोर्स, तीसरा क्या हो रहा था? फोर्स। किसके से? फ्लेमिंग का, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल से। फ्लेमिंग रूल, लेफ्ट हैंड रूल से क्या हो रहा था? जब आप बी का डायरेक्शन आपको पता था और आई का डायरेक्शन, मतलब दो चीज अगर है एक जगह पे, दो चीज क्या क्या? एक कंडक्टर है जिसमें करंट का फ्लो हो रहा है, और दूसरा है मैग्नेट है जहां पे मैग्नेटिक फील्ड है, और इस मैग्नेटिक फील्ड में कंडक्टर को रखा गया है। तो देखिए सेम सिचुएशन तो यहाँ पे है ना, कि देखिए ये मैग्नेट है, मतलब इसका मैग्नेटिक फील्ड होगा, और एक कंडक्टर है। ठीक है, एक कंडक्टर कौन सा है? देखिए मिटाने के बाद दिखेगा, ये क्या है? एक कंडक्टर है जो कि करंट ले जा रहा है, जो कि करंट ले जा रहा है कहाँ से? इस यहाँ से लेकर के यहाँ तक आ रहा है। प्लस यहाँ से हो गया, इसका डायरेक्शन ये हो गया, यहाँ से लेकर के यहाँ तक आ रहा है। तो दो चीज होगा। अब जब दो चीज है, तो फ्लेमिंग के नियम से क्या जाना जाता है कि तीसरा चीज उत्पन्न होगा। तीसरा क्या उत्पन्न होगा? इस कंडक्टर पे, इस कंडक्टर पे क्या उत्पन्न होगा? फोर्स उत्पन्न होगा। इस कंडक्टर पे क्या होगा? फोर्स उत्पन्न हो जाएगा। ठीक है, अब हम डायरेक्शन के बाद में बात कर लेंगे कि डायरेक्शन किधर होगा। तो फोर्स उत्पन्न होगा। अब फोर्स उत्पन्न हो गया, तो ये देखिए, तो ये जो, सॉरी, एक मिनट,
ये जो कंडक्टर है, ये कंडक्टर क्या बेसिकली क्या होता है, ये समझाने के लिए ऐसा बना है। डीसी मोटर ऐसा तो नहीं होता है। देखिए एक सॉफ्ट होता है और सॉफ्ट क्या होता है, ये सारा बाइंडिंग किया हुआ रहता है, ऐसे रहता है और आर्मेचर बाइंडिंग रहता है। ठीक है, मान लीजिए इस प्रकार से आर्मेचर है और बाइंडिंग है, इसको हम अलग से फिगर बना देते हैं तो ज्यादा बेहतर हो जाएगा। ठीक है, तो मान लीजिए एन है और ये एस है, ये मान लीजिए आर्मेचर है। ठीक है, और ये इसका सॉफ्ट हो गया, इसका सॉफ्ट है। ठीक है, अब मान लीजिए इस और इसमें करंट फ्लो हो रहा है, इसमें क्या हो रहा है, करंट फ्लो हो रहा है, तो इस कंडक्टर पे क्या होगा, फोर्स डेवलप होगा। क्यों? क्योंकि ये मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है। जब फोर्स डेवलप होगा तो देखिए, तो इस फोर्स मतलब ये तो रोटेट करने का कोशिश करेगा ना, ये तो रोटेट करने का कोशिश करेगा। डायरेक्शन की हम बाद में बात कर लेंगे, ये हो सकता है ये ऐसे रोटेट करे, ये हो सकता है ऐसे रोटेट करे, जो कि डायरेक्शन में हम बाद में बात कर लेंगे। ठीक है, ये रोटेट करने का कोशिश करता है क्योंकि फोर्स लगा, और ये क्या है, ये सॉफ्ट पे है। तो सॉफ्ट पे क्या है, सॉफ्ट क्या होता है, सॉफ्ट होता है यहाँ पे बेरिंग लगा होता है। बेरिंग को बेरिंग से अगर कनेक्ट है तो उसको हल्का सा भी फोर्स देंगे ना तो क्या होगा, रोटेट करने लगेगा। तो मोटर तो यही हुआ ना कि हम क्या करें, इसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी दे रहे हैं और ये रोटेशन हमको दे रहा है। रोटेशन दे रहा है मतलब मैकेनिकल एनर्जी दे रहा है। तो देखिए, तो हमारा इसी प्रकार से मोटर काम करेगा ना। कैसे, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को एक मैकेनिकल एनर्जी में काम कर रहा है। क्यों? क्योंकि हम लोग जाने यहाँ पे कि मोटर का काम है इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में बदलना। शायद मिटा दिए थे उसको। ठीक है, क्या कर रहा है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में काम कर रहा है, बदल रहा है। अब इसको थोड़ा-सा हम लोग सीक्वेंस से समझ लेते हैं। भाषा में इसको कैसे समझ लें, जब मान लीजिए हमको कहीं लिखने की ज़रूरत पड़े, तो उसको हम लोग कैसे समझेंगे? तो इसको हम इसका कार्यप्रणाली को जो है थोड़ा-सा भाषा में समझने का कोशिश करते हैं। बाकी फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल और हम इसका कार्य कैसे होता है, वो हम लोग समझेंगे। क्योंकि 2 देखिए यहाँ पे 2 चीज़ है, एक मैग्नेट है, एक मैग्नेट है, ठीक है? ये मैग्नेट है, जिसका पोल ये है, और एक चालक है। देखिए ये चालक है, ठीक है? ये चालक है। जब मैग्नेटिक फील्ड में कोई चालक है और जब इसको करंट आप देंगे, मान लीजिए प्लस दिए और इधर माइनस देंगे, ऐसे, ठीक है? जैसे इस फिगर में है, ये फिगर में है, तो क्या होगा, इस चालक पे क्या होगा, ये जो चालक है ना, ये जो चालक दिख रहा है आपको, इस पे फोर्स डेवलप होगा। जब फोर्स डेवलप होगा तो ये क्या करेगा, रोटेट करने का कोशिश करेगा। क्यों? क्योंकि इसको आप सॉफ्ट पे लगा कर रखे हैं, फिक्स करके रखे हैं। सॉफ्ट पे जैसे ही फिक्स कर रखे हैं, रोटेट करने का कोशिश करेगा और रोटेट करने लगता है। ठीक है, ये रोटेट करने लगता है। जब रोटेट करने लगता है तो वो रोटेशन के रूप में हमको क्या मिल जाता है, मैकेनिकल एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी मिल जाता है। तो यहाँ पे हम लोग इलेक्ट्रिकल एनर्जी अप्लाई कर रहे हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी अप्लाई हो रहा है, और यहाँ पे हमको मिल रहा है मैकेनिकल एनर्जी। ठीक है, अब इसको हम थोड़ा सा भाषा में समझने की कोशिश करते हैं। मोटर का मुख्य सिद्धांत, ठीक है, थोड़ा इसको कर लेते हैं। देखिए इसमें क्या है, विद्युत चुंबकत्व। विद्युत चुंबकत्व कौन सा है, ये एक्चुअली क्या होता है ना, ये जो हम यहाँ पे मैग्नेट की बात कर रहे हैं ना, ये जो मैग्नेट की बात कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे, जो मैग्नेट की बात कर रहे हैं, ये यहाँ पे हम लोग दिखाए हैं परमानेंट मैग्नेट। लेकिन जब आप बड़े-बड़े मोटर देखेंगे ना, डीसी मोटर देखेंगे, तो उसमें इलेक्ट्रोमैग्नेट होता है। ये जो होता है इस्तेमाल इलेक्ट्रोमैग्नेट, बाकी परमानेंट मैग्नेट टाइप भी होता है, लेकिन इलेक्ट्रोमैग्नेट होता है। तो इसी का बात कर रहा है यहाँ पर इलेक्ट्रोमैग्नेट। डीसी मोटर में डीसी मोटर में चुंबकत्व का सिद्धांत लागू होता है। किसका, विद्युत चुंबकत्व का सिद्धांत होता लागू होता है। ठीक है, जिसमें विद्युत धारा और चुंबकीय क्षेत्र के बीच परस्पर क्रिया होती है। किसके बीच में होती है, विद्युत धारा और चुंबकीय क्षेत्र। जो हम लोग ये विद्युत धारा यहाँ पे जो देख रहे थे ना हम लोग, ये जो करंट का फ्लो हो रहा है इस चालक में, इसके और ये जो मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न कर रहा है, उसके बीच में क्रिया होती है। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं। फ्लेमिंग के दाएं हस्त नियम के अनुसार, इसमें एप्लीकेबल है फ्लेमिंग का दाएं हस्त नियम, इसकी भी चर्चा हो हम लोग कर लेते हैं। डीसी मोटर का सिद्धांत फ्लेमिंग के दाएं हस्त नियम के आधारित आधारित है। ठीक है, किस पे आधारित है, फ्लेमिंग के सॉरी दाएं यहाँ लिखा गया है, बाएं, बाएं हाथ नियम के आधारित है, जो बताता है कि जब एक चालक में विद्युत धारा प्रवाहित होती है और वह चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है। क्या हो रहा है, एक चालक में विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है और उस चालक को चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है। उस पर एक क्या होता है, बल कार्य करता है। क्या कार्य करता है, बल कार्य करता है।
ठीक है, देखिए यहाँ पर हाईलाइट में कर दे रहा हूँ, इसको आप नोट कर सकते हैं। ठीक है, बल कार्य करता है। इतना तक हम लोग किससे, ये फ्लेमिंग का बाएं हस्त नियम से समझ लिए। एक मिनट, थोड़ा सा करेक्शन है, बाएं हस्त नियम से। ठीक है, इसको मैं सुधार दिया हूँ, ये दो जगह दाएं की जगह पर बाएं होगा। आगे हम समझते हैं, इतना हो गया। अब आर्मेचर और फील्ड कॉइल, आर्मेचर और फील्ड कॉइल, ठीक है, आर्मेचर और फील्ड कॉइल। डीसी मोटर में आर्मेचर और फील्ड कॉइल होते हैं। ठीक है, आर्मेचर होते हैं और फील्ड कॉइल होता है। इसमें हम समझ लेते हैं, बाकी हम पार्ट समझेंगे। ये जो बाइंडिंग किया जाता है ना, ये जो कंडक्टर का जहां पे बाइंडिंग किया जाता है, कंडक्टर जो जो बाइंडिंग किया जाता है उसको आर्मेचर बोला जाता है। और जो फील्ड की हम लोग बात कर रहे थे, इसको थोड़ा सा फिगर से समझ लेते हैं। देखिए, जो डीसी मोटर होता है, दो जगह बाइंडिंग होता है। ये हो गया फील्ड कॉइल, जो एक एन रहेगा और एक एस रहेगा। ठीक है, और एक होता है आर्मेचर, इसमें भी बाइंडिंग किया हुआ रहता है। ठीक है, तो बाइंडिंग दो जगह हो गया, एक फील्ड पे हो गया। फील्ड का काम है क्या है, मैग्नेटिक, ठीक, फील्ड उत्पन्न करना, बेसिकली फ्लक्स उत्पन्न करना। और इसको, इसका काम है, इसका जो इस बाइंडिंग का काम है कि करंट को ले जाना, किसको, करंट को फ्लो करवाना, करंट करंट को प्रवाहित कराना। ठीक है, तो इसी में कर रहे हैं। डीसी मोटर में आर्मेचर और फील्ड कॉइल होते हैं। ठीक है, आर्मेचर में विद्युत धारा प्रवाहित होती है। आर्मेचर में क्या होता है, विद्युत धारा प्रवाहित होती है, जबकि फील्ड में, कॉइल में चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। फील्ड कॉइल का क्या काम है, फील्ड चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करना। ठीक है, अब आगे बात करते हैं चुंबकीय क्षेत्र और बल। ठीक है, इसको हम भाषा के लिए बाकी ऑलरेडी हम लोग समझ चुके हैं उसको, कि वो कैसे होता है। ठीक है, जब आर्मेचर में विद्युत धारा प्रवाहित होती है, जब आर्मेचर में क्या होता है, विद्युत धारा प्रवाहित होती है। ये कहाँ चला गया, ये जब आर्मेचर में, आर्मेचर में मान लीजिए ये प्लस है, माइनस है, आर्मेचर में विद्युत धारा प्रवाहित होती है, तो वह फील्ड द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है। ठीक है, इसमें आर्मेचर पर एक बल कार्य करता है। ठीक है, क्यों, क्योंकि ये जो है ना, चुंबकीय क्षेत्र में रखा हुआ है, क्या रखा हुआ है, आर्मेचर रखा हुआ है। तो आर्मेचर पर एक बल कार्य करता है, उस उससे जो घुमावदार गति में धकेलता है, जो कि उसको घुमावदार जो होता है, रोटेशन में धक्का देता है, जिसके कारण क्या होता है, और आर्मेचर है रोटेट करने लगता है। और आर्मेचर के सॉफ्ट पे, क्योंकि आर्मेचर किस पे बंधा होता है, सॉफ्ट पे बंधा होता है, सॉफ्ट पे हम लोग को क्या मिलता है, मैकेनिकल एनर्जी मिलता है। ठीक है, अब घुमावदार गति थोड़ा समझ लेते हैं। आर्मेचर पर कार्य करने वाला बल, बल उसे घुमावदार गति मतलब रोटेशन की बात कर रहा है, रोटेशन में धकेलता है, जिससे मोटर का आउटपुट सॉफ्ट घूमने लगता है। और यह प्रक्रिया डीसी मोटर का कार्य सिद्धांत कहलाता है। ठीक है, यह पूरा प्रक्रिया जो है डीसी मोटर का कार्य सिद्धांत कहलाता है। जितना भी हमें प्रक्रिया की बात की है ना, यह प्रक्रिया डीसी मोटर का कार्य सिद्धांत कहलाता है, जिसमें हम लोग फ्लेमिंग हस्त नियम पढ़े, जो कि फोर्स और इसका डायरेक्शन के बारे में पढ़े, और आगे समझे। चलिए आज हम लोग यहीं इस वीडियो को समाप्त। अच्छा, इस एक चीज और है, इसमें थोड़ा सा छूट रहा है। विद्युत धारा जो प्रवाहित हो रहा है ना, उसका वो क्या क्या एक्शन करता है, उसकी हम बात कर लेते हैं। ठीक है, इसके बाद हम वीडियो को समाप्त करेंगे। डीसी मोटर में विद्युत धारा का प्रवाह जो होता है आर्मेचर में होता है। ठीक है, और विद्युत धारा कहाँ प्रवाह करता है, आर्मेचर में करता है, कोई कंफ्यूजन नहीं होगा इसमें। चुंबकीय क्षेत्र का उत्पादन फील्ड कॉइल में चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है। चुंबकीय क्षेत्र कहाँ होता है, फील्ड कॉइल में होता है। दो एक्शन हो गया। देखिए, फ्लेमिंग हस्त नियम क्या बता रहा है, बी बोल रहा है, और क्या होगा, आई होगा। तो तीसरा एक्शन क्या होगा, एफ होगा। ठीक है, फिर इसी के कारण एफ का डायरेक्शन निकलेगा। ठीक है, अब आगे बात कर लेते हैं आर्मेचर पर बल। ठीक है, ये दो हो चुका हमारा। आर्मेचर में विद्युत धारा प्रवाहित होने पर वह फील्ड कॉइल द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है, जिसपे आर्मेचर में एक बल कार्य करता है। घुमावदार गति, आर्मेचर पर कार्य करने वाला बल उसे घुमावदार गति में धकेलता है, जिसपे मोटर आउटपुट सॉफ्ट घूमने लगता है, जिसको हम लोग सॉफ्ट क्या मिलता है, मैकेनिकल एनर्जी मिलता है।
ठीक है, इतना समझ लिए। हमको ऐसा लग रहा है कि किसी प्रकार का कोई कन्फ्यूजन आपको नहीं होगा। अगर आपको किसी प्रकार का कन्फ्यूजन है इसमें, तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर के आप लिख सकते हैं इसको कि आपको क्या कन्फ्यूजन है, या आप चाह रहे हैं कि कोई टॉपिक ऐसा है जिस पे वीडियो बनाया जा सकता है, तो आप उसको कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। ठीक है, अब आगे बारी है डीसी, जो हमने प्रश्न पूछा था उसका जवाब देने की। तो डीसी मोटर फ्लेमिंग के किस नियम पे कार्य करता है, ये हमारा प्रश्न था आज का, दाएं या बाएं। तो ठीक है, इसका आंसर है कि डीसी मोटर जो होता है फ्लेमिंग का बाएं हस्त नियम पे काम करता है। ठीक है, बाएं हस्त नियम पे। अब यहाँ पे थोड़ा सा और बात कर लेते हैं कि डीसी जनरेटर जो है वो दाएं हस्त नियम पर काम करता है। ठीक है, मोटर जो हो गया वो बाएं हस्त नियम पर कार्य करता है, और जनरेटर क्या करता है, दाएं हस्त नियम पर कार्य करता है। ठीक है, आज वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करिए। बोधि टेक्निकल ऐप आप गूगल प्ले स्टोर से, जो आपका मोबाइल का है, उस पर जाकर के आप उस पर डाउनलोड कर सकते हैं, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू, आज के लिए इतना ही।